हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस टीचिंग सतना। आइए हम आज कोशिका विभाजन की दूसरी क्लास हमारी है। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट क्लास में हमने कोशिका विभाजन पढ़ लिया था, तो थोड़ी उसका हम रिवीजन कर लेते हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में मैंने आपको कोशिका विभाजन बताया था, जिसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। कोशिका विभाजन क्या होता है कि एक बड़ी कोशिका का क्या होता है, जब विभाजन हो जाता है तो इससे क्या होती है, दो से अधिक कोशिका का निर्माण होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। यानी एक सिंगल कोशिका का जब दो से अधिक कोशिका में टूट करके नई कोशिका का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कोशिका विभाजन के प्रकार में पहला प्रकार हमने क्या पढ़ा था, असूत्री, जिसे क्या बोलते हैं अमाइटोसिस, और दूसरा क्या था, समसूत्री, जिसे बोलते हैं माइटोसिस, और तीसरा क्या था, अर्धसूत्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो असूत्री में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि असूत्री विभाजन क्या होता है, असूत्री विभाजन किस में होता है। तो असूत्री विभाजन किस में होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक मतलब कि ऐसी कोशिका जो कि पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा में कौन सा विभाजन होगा, असूत्री विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, एक मात्र कोशिका होगी और उस मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन। इसके बाद क्या था, समसूत्री। समसूत्री में मैंने आपको बताया था कि समसूत्री में क्या होता है, जैसे एक मात्र कोशिका है और ये मात्र कोशिका का जब विभाजन होगा तो दो पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। इसमें समसूत्री विभाजन में क्या होगा, सूत्री मतलब मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र। तो समसूत्री विभाजन में क्या होगा कि जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में होंगे उतने गुणसूत्र इनके पुत्री कोशिका में होंगे। जैसे मान लीजिए मात्र कोशिका में कितने 10 गुणसूत्र हैं, तो इन दोनों जो पुत्री कोशिका का निर्माण हुआ है इनमें भी 10-10 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में जैसे आपको बताया था मैं कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, जो गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पिछली क्लास में हमने देख लिया था। आज हम समझेंगे समसूत्री विभाजन में कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो वो अवस्था के बारे में समझेंगे। तो आइए हम इधर समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं पढ़ते हैं। तो समसूत्री विभाजन की जो पहली अवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरफेस। इंटरफेस। दूसरी अवस्था जो होती है उसे हम बोलते हैं प्रोफेस। प्रोफेस। और तीसरी अवस्था को हम बोलते हैं मेटाफेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटाफेस। और चौथी अवस्था जो होती है उसे हम बोलते हैं एनाफेस। एनाफेस। और लास्ट जो पांचवी अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं क्या, टेलोफेस। तो ये हमारी समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं होती हैं। अब हम एक एक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहली अवस्था कौन सी, हमारी इंटरफेस। तो दोस्तों जब भी कोशिका विभाजन का होता है तो सबसे पहली अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था होती है, इंटरफेस। और ये जो अवस्था होती है सबसे बड़ी अवस्था होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी अवस्था। अब इस फेस में क्या होता है कि जो डीएनए होता है, तो इस फेस में किसका निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, इस फेस में अलग हो जाते हैं और डीएनए का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इंटरफेस कौन सी अवस्था है, सबसे बड़ी अवस्था है। और इस अवस्था में किसका निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है। इस अवस्था में किसका, डीएनए का निर्माण। और जो क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमोसोम वो क्या होते हैं, इसमें अलग हो जाते हैं। तो पहली अवस्था आपको समझ में आ गई होगी कि इसका काम क्या है, डीएनए का निर्माण करना, और इससे क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट अवस्था हम पढ़ेंगे प्रोफेस। तो प्रोफेस अवस्था क्या होती है दोस्तों, प्रोफेस में क्या होता है कि प्रोफेस में एक तुर्क धागा जिसे बोलते हैं, तुर्क धागा का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो यहाँ प्रोफेस में क्या होता है, तुर्क धागा का निर्माण होता है।
तुर्क धागा, जैसे कि मान लीजिए एक कोशिका है, इसमें क्या बांध देते हैं, एक ऐसे धागा जैसे रहता है जिसे बोलते हैं तुर्क धागा, जो कोशिका को क्या कर देती है, अलग कर देती है, यानी कोशिका का विभाजन कर देती है। तो क्वेश्चन ये यदि आए कि तुर्क धागा जो होता है तो उसकी शुरुआत किस अवस्था से होती है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, प्रोफेस से होती है, और यहाँ पास प्रोफेस में केंद्रक का विभाजन हो जाता है। इसके बाद तीसरी अवस्था हमारी कौन सी आती है, मेटावस्था। तो मेटावस्था में क्या होता है, जो तुर्क धागा यहाँ से जो शुरू हुआ था प्रोफेस से, तो वो तुर्क धागा पूरी तरह से उस तुर्क धागे का क्या निर्माण हो जाता है, किसमें, मेटाफेस में। तो मेटाफेस क्या होती है, सबसे अच्छी अवस्था भी से बोलते हैं, और इस फेस में क्या होता है, तुर्क धागा का पूरी तरह से निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट हमारी चौथी अवस्था कौन सी है, एनाफेस। तो दोस्तों एनाफेस में क्या होता है कि एनाफेस में क्या होता है, ये जो मतलब जैसे ये क्या है, कोशिका, तो कोशिका में क्या होगा, गुणसूत्र होंगे, इसके कुछ अंग होंगे, तो ये कोशिका के अंग और गुणसूत्र जो होते हैं तो ध्रुव की तरफ चल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका के अंग द्विध्रुव है, गुणसूत्र है, तो ये कहाँ चले जाते हैं, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। तो एनाफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम और कोशिकांग ध्रुव की ओर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, कोशिका विभाजन में आसानी होती है, अलग अलग कोशिका का विभाजन आसानी से हो जाता है। तो लास्ट हमारी अवस्था कौन सी, टेलोफेस। तो टेलोफेस में क्या होता है गाइस, टेलोफेस में जो कोशिका विभाजन की प्रोसेस होती है वो पूरी हो जाती है, यानी टेलोफेस में कोशिका विभाजन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इस फेस को हम क्या बोलते हैं, टेलोफेस। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाता है, तो कौन सी अवस्था है, टेलोफेस। टेलोफेस अवस्था में कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, और इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे बड़ी अवस्था तो कौन सी, एनाफेस। डीएनए का निर्माण किस में होता है, तो एनाफेस में होता है। क्रोमोसोम किस अवस्था में अलग होते हैं, तो एनाफेस में होते हैं। नेक्स्ट प्रोफेस। प्रोफेस क्या होती है, दूसरी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा तुर्क धागा होता है, तुर्क धागा होता है, तो तुर्क धागा का निर्माण कहाँ से होता है, प्रोफेस से शुरू होता है, और मेटाफेस में जा करके तुर्क धागे का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है। इसके बाद एनाफेस में क्या हो जाएगा कि जो भी कोशिकांग होंगे, जो भी इसके क्रोमोसोम होंगे, वो क्या होंगे, ध्रुव की तरफ चले जाते हैं, और टेलोफेस में पूर्ण विभाजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सबसे बड़ी अवस्था कौन सी हो जाएगी, इंटरफेस। सबसे छोटी अवस्था पूछे तो एनाफेस, सबसे अंतिम अवस्था पूछे तो टेलोफेस, मध्य वाली अवस्था पूछे तो मेटाफेस। तो ये हमारा कोशिका विभाजन की पूरी अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए, हमारा कोशिका विभाजन इतना ही था। आज हमारा कोशिका विभाजन की दूसरी क्लास थी और कोशिका विभाजन खत्म। अब हम आगे कोशिका विभाजन के बाद आगे हम एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और उस चैप्टर का नाम क्या, सिंड्रोम। क्या नाम है, सिंड्रोम। सिंड्रोम। तो नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, सिंड्रोम। सिंड्रोम देखो क्या होता है कि क्रोमोसोम में जो अनियमितता, ठीक है, क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। अब सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, और कौन से, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सिंड्रोम के प्रकार होते हैं। तो सिंड्रोम में जैसे पहला हम कौन सा हमारा है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। दूसरा हमारा क्या है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा हमारा कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। इसके बाद चौथा हमारा कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। कौन सा, डाउन सिंड्रोम। चौथा हमारा क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। तो दोस्तों सिंड्रोम के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। पहला टर्नर सिंड्रोम, दूसरा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम,
और चौथा कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। अब चलिए दोस्तों हम एक एक करके पढ़ेंगे कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या होता है और डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो देखो दोस्तों, पहला हमारा क्या था, टर्नर सिंड्रोम। देखिए दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 42, वैसे तो 45, वैसे कितनी होती है, 46 होती है ना। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। लेकिन जिसको टर्नर सिंड्रोम होगा तो उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। और ये टर्नर सिंड्रोम होता किस में है, तो ये किस में होता है, स्त्रियों में होता है। किस में होता है, स्त्रियों में। किस में होता है, ये स्त्रियों में, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, स्त्री में होता है। इसमें क्या होता है कि स्त्री में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है, जिससे कि जो स्त्रियों का विकास है वो क्या होता है, पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं तो उनमें किसकी शिकायत आती है, बांझपन की। किसकी शिकायत, बांझपन की। तो बांझपन किसके कारण होता है, टर्नर सिंड्रोम के कारण। टर्नर सिंड्रोम होता किस में है, महिलाओं में या स्त्रियों में होता है। इसमें होता क्या है, क्रोमोसोम की संख्या 46 से घटकर कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। तो चलिए अब हम दूसरा सिंड्रोम पढ़ते हैं। तो दूसरा सिंड्रोम हमारा क्या है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा हमारा सिंड्रोम कौन सा है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम देखो, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। यानी कितनी होती है, टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं मनुष्य में। तो इसमें क्या होता है, एक की वृद्धि हो जाती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। और ये जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है ये किस में होता है, पुरुषों में होता है। किस में होता है, पुरुषों में। अब पुरुषों में होता है तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता होगा कि इसमें यदि क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 47 हो जाती है, तो जो पुरुष वर्ग है उनमें क्या आ जाता है, नपुंसक। क्या हो जाते हैं, उस प्रकार के पुरुष को क्या बोलते हैं हम, नपुंसक, यानी नपुंसक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। किस में होता है, पुरुषों में। और क्या हो जाते हैं, पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। अब हम तीसरा सिंड्रोम देखते हैं। तीसरा सिंड्रोम हमारा कैसा है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखिए किस में होता है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। और ये डाउन सिंड्रोम होता किस में है, ये पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में होता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में होता है। तो क्वेश्चन आता है कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, तो 47 हो जाती है। और ये रोग होता किस में है, तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में होता है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो महिला और पुरुष हो जाते हैं तो इनके जो ओंठ होते हैं, इनके जो ओंठ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इनके ओंठ कैसे हो जाते हैं दोस्तों, मोटे हो जाते हैं। और इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं। किस प्रकार के, मंद बुद्धि के हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाएगी। पुरुषों और ये महिलाओं में होता है। और इसमें ओंठ क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। उनकी बुद्धि क्या होती है, मंद होती है। तो ये कौन सा हमारा होएगा, डाउन सिंड्रोम। अब लास्ट हमारा सिंड्रोम कौन सा, पटाउ सिंड्रोम। तो आइए हम पटाउ सिंड्रोम के बारे में जानते हैं।
पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा? पटाऊ सिंड्रोम। तो देखिए पटाऊ सिंड्रोम में देखिए दोस्तों, क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या इसमें भी कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। और पटाऊ सिंड्रोम भी किस में होता है? महिलाओं में और पुरुषों में, दोनों में होता है। महिलाओं और पुरुषों में होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, जो महिला और पुरुष होते हैं तो इनका जो ऊपर वाला जो ओंठ होता है वो क्या होता है? आधा कटा हुआ होता है। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ये होता किसमें? महिलाओं और पुरुषों दोनों में होता है। और लक्षण क्या है? जो ओंठ होते हैं, ओंठ का जो ऊपरी भाग है वो क्या होता है? आधा कटा हुआ होता है। तो ये पटाऊ सिंड्रोम किस में होता है? महिला और पुरुषों दोनों में। इसमें प्रभाव क्या पड़ता है पटाऊ सिंड्रोम में? ओंठ जो होते हैं, ओंठ का जो ऊपरी भाग है वो आधा कटा हुआ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पटाऊ सिंड्रोम। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा? कोशिका का विभाजन में हमने उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, और नेक्स्ट क्या पढ़ा? पटाऊ। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। करो सर।